नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक रिपोर्ट 30 पेज की सबमिट करी जिसने पूरी तरीके से वापस से उस पूरे रीजन में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। चाइना का ऐसा क्लेम है कि जापान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना लिया है या जापान ने सारी तैयारियां कर रखी हैं, एनी टाइम ओवरनाइट दे कैन गो न्यूक्लियर। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ क्लेम करी, उस पूरे रीजन में एक बार फिर से अग्रेशन के जो महक है वो आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि चाइना खुद बहुत अग्रेसिव देश वो अग्रेशन कर रहा है और यूएस का क्लेम है कि 2027 तक मिलिट्री अग्रेशन कर देगा ताइवान के ऊपर। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को आपने देखा कि एक सबमरीन, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन का फोटो आता है किम जोंग उन का, और तीसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए जापान का ये स्टेटमेंट या चाइना का ये पूरा रिपोर्ट जापान के ऊपर। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या सच में जापान हैज़ गॉन न्यूक्लियर, इस किस चीज़ पर बेस है चाइना की ये पूरी रिपोर्ट जो है, और क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है, और उस सिचुएशन को भी थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे कि वाई वुड जापान गो न्यूक्लियर आफ्टर सो मच टाइम। जब इतने सालों में नहीं हुआ तो आज क्यों होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम खोजने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2026 का प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर और वहाँ पर रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है 2026 की। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाले हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं जिसमें 11 जीएस के और 11 सीसैट के। प्लस इसके साथ आपको सब्जेक्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हैं। ओएमआर बेस्ड पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी करवाई जाएगी। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ देखिए, जापान की अगर हम बात करें कि तो जापान इज़ दी कंट्री जिसने, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने एनपीटी साइन किया था। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जब हुई थी तो 1970 में, उसी मंथ एक महीने के बाद जब ये ट्रीटी बनी ही थी, तो जापान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने उसको साइन कर दिया था। और इसको साइन करके उस टाइम के जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 3 रेजोल्यूशन लिए। पहला रेजोल्यूशन ये था कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन को कभी पोजेस नहीं करेंगे। दूसरा रेजोल्यूशन ये था कि हम प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन। और तीसरा रेजोल्यूशन इसमें इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ या इंट्रोडक्शन कभी जापानीज टेरिटरी के ऊपर नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी किया गया था। देखिए, जापान एक ऐसा देश था, इट इज़ द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इवन टिल नाउ जिसने न्यूक्लियर अटैक झेला हो और उसको उसके रेपरकशंस पता थे। हालांकि बहुत अपने आप में बोल्ड डिसीजन था जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने लिया था कि एक देश जो कि न्यूक्लियर अटैक झेल चुका हो वो उसके ताकत को ना समझे, क्योंकि कहते हैं कि ये वो पॉइंट था न्यूक्लियर अटैक का जापान के ऊपर जब हुआ जिससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इतना पता होगा कि हिटलर के हारने से वर्ल्ड वॉर 2 नहीं खत्म हुआ था। अच्छा, इसमें यह भी था प्रायोरिटीज़ कि यूएस किसको चूज करेगा। यूएस के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 तब खत्म होता जब जापान हारता, और यूके के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 तब खत्म हो गया जब हिटलर हार गया। तो ये दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। और यूएस को बहुत बार, आप पूरे थ्रू आउट द वॉर देखिए कि यूएस को बार बार ये सजेस्ट किया उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने, और जो उनकी वॉर कैबिनेट थी सब ने ये उनको एडवाइस किया कि दोस्त देखो, आपका सबसे बड़ा थ्रेट हिटलर है ही नहीं कभी, क्योंकि आपके मेनलैंड पे हिटलर कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास टेक्निकली कुछ नहीं आपके मेनलैंड पे हर्ट करने के लिए, बट जापान आपको मेनलैंड पे हर्ट कर सकता है। जापान आपको इंडो पैसिफिक में दौड़ा के मार सकता है। जापान इज़ आर मेन एनिमी। और इसीलिए यूएस ने फिर न्यूक्लियर अटैक किया। जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ सैनिकों का, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में कई बार बात कर चुका हूँ। तो जापान के लिए ये बोल्ड स्टेप लेना, और यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जापान एनपीटी साइन करे, तो जापान के लिए बहुत बोल्ड स्टेप था। अब इतने साल से जब जापान ने इतना बोल्ड स्टेप लिया और उसने कहा कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। अचानक से इसको करने के लिए आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं इस चीज़ को समझने के लिए। आप पूरे रीजन की सिचुएशन को समझिए। वो पूरा रीजन में जिस तरीके का अग्रेशन अभी पिछले कुछ सालों में दिखा है, उसको देखते हुए शायद हो सकता है जापान ने कर लिया हो ये। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने तो सीधा फोटो डाल दी अपनी सबमरीन के साथ में, अपनी बेटी थी और उनकी सबमरीन थी, उसके साथ फोटो डाल दी, समथिंग बिग इज कमिंग और ऐसे करके उस पर लिख दिया। तो वो दिखाता है कि भाई नॉर्थ कोरिया विच इज़ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, दूसरी तरफ आपका चाइना बैठा हुआ विच इज़ अ वेरी वेरी अग्रेसिव कंट्री। अगेन चाइना लगातार उस पूरे रीजन को मिलिटराइज कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू द यूएस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द यूएस, जापान जो चाइना जो है वो 2027 में ताइवान के ऊपर मिलिट्री अग्रेशन कर देगा। तो उस दौरान सबसे बड़ा खतरा जिस कंट्री के ऊपर होगा वो जापान के ऊपर होगा। और जब से जापान की नई पीएम तकाइशी आई हैं, उनकी जिस तरीके से पॉलिसी शिफ्ट देखी जा रही है, बिल्कुल आप ऐसा मान सकते हो कि शायद सच बात है ये कि जापान एक न्यूक्लियर देश बन चुका है।
अब देखिए हुआ क्या है, 2014 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। 2014 में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंटरप्रेट किया और इन्होंने कम से कम इतना सिचुएशन स्थिति ऐसी बना ली कि कम से कम हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में, जहां पर एक देश के ऊपर हमला हो रहा है जो इसी रीजन का देश है, तो हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी स्पेशल स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं। ये जापान ने 2014 में उसका रास्ता खोल दिया था और यहीं से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करने के बावजूद जो न्यूक्लियर आर्मामेंट की बात थी उसका रास्ता इन्होंने खुद के लिए खोल लिया था। हालांकि टेक्निकली ये न्यूक्लियर नहीं जा सकते, बट दे कैन बी रेडी टू गो न्यूक्लियर। मतलब आप दोनों में फर्क समझिए, एक तो होता है कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेना, प्रोड्यूस कर लेना, और एक होता है न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस करने की तैयारी कर लेना कि हम रात भर में न्यूक्लियर हो जाए, तो उसको न्यूक्लियर ही कहेंगे। अब मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, दुनिया कहती है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं। अब जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 बिलियन का फंड चाहिए, क्या नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए और जापान जैसा देश तो बिल्कुल दे विल बी रेडी 100%, इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, जो तकाइशी उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना एक आर्म्ड अटैक करता है तो ये जापान के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। तो लोगों ने उसी चीज़ को, स्टेटमेंट को पकड़ा और कहा कि इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दे वुड हैव गॉन न्यूक्लियर। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी है कि जापान ने शुरू से ही अपना रिस्ट्रिक्शंस को ईज करना शुरू कर दिया है। जो ये खुद के ऊपर उन्होंने सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था एनपीटी के बाद से, 2022 के बाद अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में पहली बार जापान ने उन रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे ईज करना शुरू किया। पहले तो इन्होंने ये भी कहा था कि हम लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, अपनी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ को डेवलप नहीं करेंगे, बट उन्होंने उसको ईज किया और अब ये लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ धीरे धीरे डेवलप करी। तो न्यूक्लियर जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो ये क्लेम किया जा रहा है कि जापान हैज़ बिल्ड इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये किस बेसिस पर कर रहे हैं? तो चाइना की एक 30 पन्ने की रिपोर्ट है। चाइना ने इस 30 पन्ने की रिपोर्ट को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर स्पेशल मेजर्स लेना चाहिए, बिकॉज जापान ने एनपीटी साइन करने के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। ये पूरे रीजन की जो बैलेंस है उसको बिगाड़ेगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट जापान बन के सामने आएगा और हमें इसके लिए एग्रेशन करना पड़ेगा, हमें इसके लिए अग्रेसिव स्टेप लेना पड़ेगा। तो चाइना ने ये सारी चीज़ें सामने रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि जापान हो सकता है कि ऑलरेडी जो प्लूटोनियम वेपन है उसको बना लिया होगा, सीक्रेटली बना लिया होगा और अभी बस उसको ऑफिशियल करना बाकी है, वो किसी भी दिन ऑफिशियल हो सकता है। तो चाइना की ये रिपोर्ट है, लेकिन चाइना तो विरोधी है, तो चाइना तो कहेगा ही उसके अगेंस्ट में, हम कैसे मान लें जी। तो इसको मानने के लिए हम यूएस के स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। यूएस में जो बाइडेन के मुंह से एक बार गलती से ये बात निकल भी गई थी। जो बाइडेन ने एक बार कहा था, अब देखिए जापान का न्यूक्लियर जाना ये क्या यूएस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यूएस का तो मतलब जो पूरी हिस्ट्री है वो जापान के साथ बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे रिलेशन उन्होंने बना लिए, G7 में चले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन खतरा तो है ही। उनको क्या पता कब आ जाए कौन हिटलर टाइप का बदला लेने के लिए कि भाई यूएस ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था, हम भी करेंगे ऐसा। अब आजकल फ्रेजाइल ईगो के लोग हर जगह हर देश में हैं, तो आ जाए कोई ऐसा। तो यूएस के लिए क्या ये अच्छा होगा? नहीं होगा। यूएस कभी नहीं चाहेगा, और यूएस कभी नहीं चाहेगा कोई और देश जाए, कोई भी देश। आप देखो, इसीलिए यूएस पूरी कोशिश करता है, उसके विरोधी नहीं बल्कि उसके अलाइज को भी कोशिश करता है कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ डेवलप ना कर पाएँ। कोई भी देश नहीं चाहेगा वो, क्योंकि हमारी दादागिरी थी भाई। पहले हम अपने कॉलोनी के अकेले दादा थे, अब हमारी कॉलोनी में सब दादा हैं, तो मैं क्यों चाहूँगा मेरे कॉलोनी में कोई और दादा बने, मैं ही हूँ, सब मेरे पास आओ। तो वो वाली बात थी। तो जापान, जो बाइडेन से जब इसके बारे में पूछा गया तो बाइडेन के मुंह से निकल गया था कि जापान न्यूक्लियर कंट्री है, दे कैन ओवरनाइट गो न्यूक्लियर, वर्चुअली न्यूक्लियर, इस टाइप का उनके अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने कहा था कि अगर जापान कल न्यूक्लियर चला जाता है, कल न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल वो न्यूक्लियर बंद कर सकता है, उनके पास वो कैपेबिलिटी है, वो कभी भी जा सकते हैं। और ये जो 30 पन्ने की रिपोर्ट चाइना ने छापी है, इसका टाइटल भी उन्होंने एकदम बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक रखा है, न्यूक्लियर एम्बिशंस ऑफ जापान राइट विंग फोर्सेस। इसमें मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो राइट विंग फोर्सेस। अब यहाँ पे देखो, चाइना ने सीधी तौर पर सारी राइट विंग फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश करी। जो लोग कहते हैं ना, और पिछले कुछ दिन में कहना शुरू किया भारत के रिलेशन चाइना से अच्छे हो रही है और वो हो रहा है, मैंने तब उस टाइम पर भी कहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी ही बहुत डिफरेंट है, वो भारत के साथ कभी अलाइन नहीं कर सकते, कभी नहीं अलाइन कर सकता। आप कुछ भी कर लो, कभी अलाइन नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट वो चीज़ भी साफ साफ दिखाती है, इन शब्दों का इस्तेमाल वो चीज़ साफ साफ दिखाता है कि राइट विंग फोर्सेस अ सीरियस थ्रेट टू वर्ल्ड पीस।
चाइना एग्जाम्पल्स देता है इसमें, चाइना मुसोलिनी का एग्जाम्पल देता है, हिटलर का एग्जाम्पल देता है, ये सब राइट विंग के थे और ये पूरे वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है, ये हैं हम लेफ्ट वाले सबसे बेस्ट हैं, हम बेटर हैं, इस तरीके का। तो ये पूरा रिपोर्ट इन्होंने लिखा और इस रिपोर्ट को चाइनीज़ आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एसोसिएशन ने प्रोड्यूस किया है और इसके ऊपर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को एक्शन लेने के लिए कहा है। अब आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हो, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या जापान सच में न्यूक्लियर कंट्री है नहीं है? मुझे पता है इस पर काफ़ी अच्छा डिबेट होने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।